स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन। जापान एक ऐसी कंट्री जिसको हम फीनिक्स से कंपेयर कर सकते हैं, यानी अ कंट्री दैट रोज फ्रॉम इट्स एशेस। 1945 में वर्ल्ड वॉर हारने के बाद और इवन एटॉमिक बम गिरने के बाद भी जापान वॉज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर्स इन द वर्ल्ड और अपने आप को एशिया में रीस्ट्रक्चर करके एशिया की नंबर 1 कंट्री रही है जापान एटलीस्ट 1990 तक। बड़े बड़े कॉरपोरेशंस आए जैसे सोनी, आज भी आप उसका नाम सुनते हैं, टोयोटा, ठीक है, और ये सारी कंपनीज, सुजुकी, होंडा, और जापानीज टेक्नोलॉजी हो या इनोवेशंस, वो इतने कटिंग एज होते थे कि उनकी रिलायबिलिटी की कस्में खाई जाती थी, आज भी खाई जाती हैं। बट ऐसा क्या हुआ कि आने वाले सालों में यानी 1990s के बाद लगभग 30-35 साल तक जापान का ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट जीरो रहा। क्यों रहा उसका इन्फ्लेशन रेट जीरो, और आज क्यों यही जीरो ग्रोथ रेट उसके गले की फांस बन चुका है? क्या है प्रॉब्लम्स जापान की इकोनॉमी में? क्या सीख लेनी चाहिए हमें, क्योंकि हम भी अब ग्रोइंग फेज में हैं और एक समय आएगा जब हम भी स्टैग्नेंट होंगे, और वो स्टैग्नेंसी ना आए उसके लिए हमें क्या सीख लेनी चाहिए, आइए सीखते हैं आज इस लेक्चर में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी हियर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जापान्स इकोनॉमिक मेज एंड इंडियाज असेंट। असेंट मीन्स इंडिया का राइज, लेसन्स फॉर अ $10 ट्रिलियन ड्रीम, क्योंकि हमें इकोनॉमी हमारी $4 ट्रिलियन के आसपास है, उसको हमें $10 ट्रिलियन तक ले जाना है, ठीक है। उसके साथ साथ हमारी पर कैपिटा इनकम भी धीरे धीरे बढ़ेगी, और फिर हम देखेंगे कि कैसे हम कंपैरिजन में हैं जापान के साथ, क्या हम उसी पाथ पर हैं या कुछ डाइवर्जेंट पाथ हम ले सकते हैं, क्या हमारे एडवांटेजेस हैं, क्या हमारे पास चैलेंजेस हैं, और जापान ने क्या गलती की, ये सब कुछ आज हम जानेंगे इस वीडियो पे। तो बने रहना, डू लाइक दिस, शेयर करना अगर मजा आए तो। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। So Japan's economic maze, what should we do? Steer clear, soaring high, and what killed Japan's growth? Can India chart a different course? Let's talk about this. देखो, एक रफ आइडिया दे देते हैं, डीप में तो हम लोग जाएंगे ही। जापान ने काफ़ी गलतियां की। जापान ने अपने करेंसी को जानबूझ के डिप्रिशिएट किया। जापान ग्लोबल फाइनेंसर बन गया। जापान की डोमेस्टिक डेप्ट 250% के आसपास है। जापान अपनी जो इंटरेस्ट रेट है उसको 0% के आसपास ही रखता है। इन्फ्लेशन वहाँ होता नहीं, डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज हैं, यानी प्राइसेस लगातार गिर रहे होते हैं। रियल स्टेट का प्राइस 70% तक गिर गया 10 सालों में, ठीक है। तो अब ये बहुत सारी चीज़ें देखते हैं तब आपको समझ में आता है कि क्यों लोग, जापान के लोग, और वहाँ की जॉब सिक्योरिटी हो, लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट की बात हो, या फिर एक क्लोज नेटेड ग्रुप हो जो आपस में एक दूसरे को प्रोटेक्ट करता है, क्यों पहले एक समय जो ये जापान की हाई ग्रोथ रेट का हिस्सा थे आज वही प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं जापान के लिए। इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे और कैसे इंडिया बच सकती है वो भी। बट उससे पहले लेट मी तो बिग पिक्चर क्या है कि व्हाट हैज़ हैपेंड। देखो, जैसा कि हमने कहा था कि जापान वॉज वंस एन इकोनॉमिक मिरेकल। सोनी, टोयोटा, सुजुकी, ठीक है, ये एक ऐसी कंपनीज हैं, तोशिबा, मतलब आप नाम बोलिएगा, पैनासोनिक, तो आपको ये समझ में आया कि या दे आर रीकिंग विथ रिलायबिलिटी। एक टोयोटा का इंजन 2 लाख किलोमीटर तक चल गया है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आज भी चल रहा है, ठीक है। सुजुकी, वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल इंजन कार्स इन द कंट्री। ये क्यों है? बिकॉज इन्होंने बहुत मेहनत की है, सर झुकाया है, काम किया है, क्योंकि एक समय जब 1945 में सब खत्म हो चुका था, तब यहाँ की सरकार ने ये सोचा कि हमें देना है क्या, अपने लोगों को जॉब सिक्योरिटी अगर जॉब की रहेगी तो वो लोग इनोवेशंस कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, वो इस डर में नहीं रहेंगे कि उनको टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। दे विल डू बेटर वर्क, क्वालिटी वर्क ओवर क्वांटिटी ऑफ वर्क, ठीक है। तो दैट्स वाई हम लोग जापान को फिनिक्स से कंपेयर करते हैं, बिकॉज इट रोज फ्रॉम द एशेस। तो वंस एन इकोनॉमिक मिरेकल एंड देन डिकेड्स ऑफ स्टैग्नेशन, यानी 1990 के बाद से स्टैग्नेशन ही है। और ये जापानीज स्टोरी हमें बताएगी कि हमें क्या नहीं करना चाहिए अपनी जिंदगी में एक कंट्री से रिलेटेड, ठीक है। ऑल्सो हम लोग ये देखेंगे कि जापान का चैलेंजेस क्या है, और हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया कैसे कोर्स करेक्शन कर सकता है अपना जहां भी आज है, ताकि वो और बेहतर हो सके और अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठा सके जो जापान के पास नहीं है। जापान की मीडियन एज आज 49 ईयर्स हो गई है, ठीक है, यानी एजिंग पॉपुलेशन है अब जापान में, पुराने लोग हैं,
जो एक समय मिडिल क्लास रहा होगा 1990s, 1995, 96, 2000 तक, वो अब क्योंकि 10-30 साल में आपको ने ग्रोथ नहीं दिखाई, तो ऑल्दो जापान हैज़ अ पर कैपिटा इनकम ऑफ $35,000 जो कि उसको डेवलप कंट्री बनाता है, बट स्टिल वो जो वेजेस है वो स्टैग्नेंट रह गई पिछले 10 से 20 सालों में। तो जब भी वेजेस स्टैग्नेंट होती हैं तो लोग क्या करते हैं, लोगों को ये लगता है कि जब पैसे बढ़ नहीं रहे हैं तो क्या ज़रूरत है हमें इन्वेस्ट करने की। वाई टू इन्वेस्ट, वाई टू हैव अ चाइल्ड, हाउ वी विल सर्वाइव विथ अ चाइल्ड। ठीक है, यानी कि आप अपनी इकोनॉमिक फ्यूचर को लेके थोड़े संशय में रहते हैं, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये होती है एक प्रॉब्लम। अब जब ये प्रॉब्लम है तो इससे पार कैसे पाएं, क्या करें, इंडिया को क्या नहीं करना चाहिए। आज हमारी मीडियन एज 29 ईयर्स है, यानी हम एकदम राइप है एज, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन की सबसे कोर और सबसे क्रीम लोग होते हैं वो आज इंडिया के पास हैं। बट हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम है, उससे कैसे पार पाएं, इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि व्हाट आर द कल्प्रिट्स, हाउ द जापान्स इंजन ऑफ ग्रोथ स्टॉप्ड। सबसे पहली बात, डेमोग्राफिक सुनामी, यानी कि द एजिंग पॉपुलेशन। मीडियन एज आज जापान में मीडियन एज इज 49 ईयर्स, और ये बहुत बड़ी बात है, 60 साल में लोग रिटायर हो जाते हैं, यानी लगभग 50 पहुंचने वाली है ये एजिंग पॉपुलेशन। और जैसे जैसे पॉपुलेशन एज करती है तो आपको मालूम है कि लोग फिर वर्क फोर्स से बाहर जाते हैं। 60 साल के बाद लोग वर्क फोर्स का हिस्सा नहीं रहते हैं। देन देर इज़ अ फाइनेंशियल स्ट्रेन कि उन लोगों को पेंशन देना, उनको हेल्थ सर्विसेज देना, उनको वेलफेयर प्रोवाइड करना, वो बहुत ज़रूरी होता है, सोशल सिक्योरिटी देना। सो पीपल आर नॉट वर्किंग बट पीपल आर गेटिंग फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो इट विल प्रूव टू बी वेरी वेरी बर्डन, अ बिग बर्डन फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि क्या करना है उसको, गवर्नमेंट को अपना खजाना खोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन है, काम वो कर नहीं रही है, और जितने लोग हैं पीछे, मतलब जो वर्किंग एज पॉपुलेशन के लोग हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं, यानी प्रोडक्टिविटी लगातार कम हो रही है और बूढ़े लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये जो मिसमैच हुआ है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कमाई या नेशनल इनकम तो कम बढ़ रही है, जीडीपी तो कम बढ़ रही है, बढ़ ही नहीं रही है, बट जीडीपी के थ्रू जो सपोर्ट मिल रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा? गवर्नमेंट के ऊपर। पहली प्रॉब्लम ये। दूसरी, पॉलिसी पैरालिसिस एंड टू लिटिल टू लेट। तो जैसे इंडिया में होता है ना, पहले पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक्स थे, तो वो खराब काम करते थे तो सरकार उनको पैसे देते रहती थी, अब तो मर्ज हो गए। वही दिक्कत जापान में भी हुई। जापान में जब 1989 से 95 तक जो क्राइसिस शुरू हुआ, रियल एस्टेट क्राइसिस, सबसे बड़ा क्राइसिस वो था, यानी रियल एस्टेट के प्राइसेस बहुत तेज़ी से गिरे। तो जो बैंकिंग सिस्टम्स थे या इंश्योरेंस सिस्टम थे, और उनका जिनका मेजॉरिटी ऑफ पैसा रियल एस्टेट में था, वो भी धीरे धीरे डिप्लीट हुआ, एंड दैट क्रिएटेड अ क्राइसिस। देयर वाज अ लोन क्राइसिस इन जापान। तो उसकी वजह से क्या हुआ, बैंक्स फॉल्टर करना शुरू किए। बट जापानीज गवर्नमेंट ने इसके ऊपर थोड़ा सोचा कम, तो इसकी वजह से क्या हुआ, लेट इन्होंने रिफॉर्म शुरू किए, वो भी शिंजो आबे के आने के बाद, जिसको हम आबेनॉमिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम आबेनॉमिक्स भी बोलते हैं। सो इन आबेनॉमिक्स ही हैड सम बोल्ड आइडियाज, थोड़े रिफॉर्म्स लाए गए, बट जापानीज सोसाइटी स्पेशली द कॉर्पोरेट कल्चर इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, और थोड़े ओल्ड फैशन है वो लोग। क्योंकि शुरू से क्या रहा है जापान में कि वहाँ पे जॉब की सिक्योरिटी रही है कि आपको जब तक जॉब करनी है आप कर सकते हैं, आपको कोई निकाल नहीं सकता। एक समय पे 1990 से पहले तक दिस प्रोवाइडेड अ बेस फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ जापान। बट उसके बाद क्या होता है ना कि लोगों को जब आदत लग जाती है आराम की कि हमको तो कोई निकालेगा नहीं, सो दे स्टार्ट टू इनोवेट लेस। फिर एक वो हो जाता है कि रिडंडेंट साइकिल में आप काम कर रहे हैं कि सुबह आना है, टाइम से पहुंचना है और टाइम से निकल जाना है, एंड यू आर वर्किंग लाइक दिस, देयर इज नो इनोवेशन। आज हम देखते हैं ज़्यादातर इनोवेशन कहाँ होता है, चाइना में होता है या यूएस में होता है। जापान का नाम बहुत ही कम आएगा आपको सुनने में। ठीक है, तो टू लिटिल टू लेट वॉज द प्रॉब्लम। ऑल्सो आगे देखते हैं हम, तो हमें दिखाई देती है ज़ॉम्बी कंपनीज। ज़ॉम्बी कंपनीज क्या है? इंडिया में हम इसको एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स के नाम से जानते थे, यानी कि ऐसी कंपनीज जो फेलिंग कंपनीज थी, बट द बैंक्स केप्ट ऑन लेंडिंग देम, यानी लोन चुकाने के लिए और लोन, इससे कर्जा बढ़ता जा रहा है। और जिस कंपनी को लोन दिए जा रहे हैं बैंक्स के द्वारा, वो ऐसी कैपेबल ही नहीं है, उनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी ही नहीं है कि वो लोन को वापस कभी कर सके। जस्ट टू कीप देम अफ्लोट सो दैट पीपल आर नॉट अनएम्प्लॉयड, वो क्या कर रहे हैं, लोन्स दिए जा रहे हैं बैंक्स, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। उसकी वजह से क्या होता है कि जापान में एनपीए का क्राइसिस आ जाता है।
नॉन परफॉर्मिंग एसेट का क्राइसिस आ जाता है। वही इंडिया वाला केस एक समय आया था 2012 में, ठीक है। अब ये ज़ॉम्बीज क्या है, ये क्या करते हैं, हेल्दी फर्म्स को भी नीचे ले आते हैं। क्यों? अरे भाई, अगर किसी बैंक, एक पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में मान लो कि $1000 बिलियन है, उसमें से अगर $500 बिलियन इन ज़ॉम्बी कंपनीज को बचाने के लिए दिया जा रहा है एज अ लोन, तो जो हेल्दी कॉरपोरेशन है उनके लिए क्या हो रहा है, क्रेडिट कम हो रहा है, उनके लिए लोन्स कम बच रहे हैं। अब लोन का पैसा कम बचेगा अगर, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो इनोवेटिव फर्म्स हैं उनको पैसे नहीं मिलेंगे, तो या तो वो जापान छोड़ के चले जाएंगे या वो इनोवेट करना बंद कर देंगे और फिर उनका भी डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल इकोनॉमी एक विशियस स्पाइरल में चली जाएगी। दैट वाज अ प्रॉब्लम कि आप खराब कंपनी को लगातार लोन दिए जा रहे हैं और अच्छी कंपनी के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं आपके पास, ठीक। उसके बाद देयर वर स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज इन जापानीज इकोनॉमी। बार बार हम ये बात बोल रहे हैं कि देखो, लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट, सीनियोरिटी बेस्ड पे, दिस रिड्यूस्ड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर मार्केट, ठीक है। लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट मतलब आपको कोई निकाल नहीं सकता, जो पब्लिक सेक्टर वाला मॉडल है वही है ये, ठीक है। सीनियोरिटी बेस्ड पे मतलब जितना आप काम करते जाएंगे उतना आपका पेमेंट बढ़ता जाएगा, उसमें कोई आपको इंसेंटिव नहीं है अच्छा काम करने का, उसमें आपको कोई डिसइंसेंटिव भी नहीं है खराब काम करने का। जो पब्लिक सेक्टर का प्रॉब्लम है आज हम लोग देखते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे भी शुरू हो गया, ठीक है, कोई निकाल नहीं सकता। ऑल्सो देयर वॉज अ कॉर्पोरेट कल्चर जिसको हम किरेत्सु बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, दिस वॉज अ क्लोज नेट ग्रुप ऑफ पीपल, लोग आपस में ग्रुपिंग बना लिए ताकि स्टेबिलिटी रहे। जैसे मान लो कि ग्रुप बनाना क्यों जरूरी है, कि मान लो उस ग्रुप से किसी एक को निकाला तो सबने कहा कि हम भी छोड़ के चले जाएंगे, तो एक कंपनी एक आदमी को निकालना अफोर्ड कर सकती है, 10 आदमी को निकालना अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है, उनका बिजनेस बैठ जाएगा। तो दिस क्लोज ग्रुप ऑल्सो प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट, बट it also made the companies slow, make the companies risk averse and resistant to change। और ये resistant to change ही हमको दिखाई देता है आबेनॉमिक्स में भी आगे जाके, कि जब शिंजो आबे कुछ रेवोल्यूशनाइज या रिफॉर्म्स लाना भी चाहते हैं तो जापान का जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो उसको पुश बैक करता है, रेजिस्ट करता है, एंड दैट्स वाई उसका मिक्स्ड रिजल्ट दिखाई देता है। और कोई भी अगर एक ओपन इकोनॉमी होती तो वहाँ पे उस रिफॉर्म्स का एक बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक पॉजिटिव साइड दिखाई देता, जो कि जापान में नहीं दिखाई देता है बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज। ऑल्सो देयर इज एन इनोवेशन लैग। अब ये इनोवेशन लैग क्यों है? इनोवेशन लैग इसलिए है कि जापानीज वर मेकिंग ग्रेट टेक्नोलॉजी फॉर देमसेल्व्स। अरे भाई, आप देखते हैं ना कि कमोड के ऊपर एक सीट वार्मर वाला कमोड लिया हुआ है किसी ने, ठीक है, वेस्टर्न कमोड। वाई? किसको ज़रूरत है उसको? इंडिया जैसे क्लाइमेट में उसकी क्या ज़रूरत है? बट जापान के लिए ज़रूरत है, तो वो अपने लिए बना रहे हैं, बट अब वर्ल्ड के लिए नहीं बना रहे हैं। जापान वॉज एक्चुअली अ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। उनकी जो मेजर कंपनीज है वो इंडिया, चाइना, यूएस, वहाँ जाके अब क्रिएट कर रही हैं और वहाँ से एक्सपोर्ट कर रही हैं। तो दैट ऑल्सो बिकेम अ प्रॉब्लम। ऑल्सो टू मच जॉब सिक्योरिटी क्रिएटेड एंड लैक ऑफ इंसेंटिव्स और डिसइंसेंटिव्स क्रिएटेड अ स्टैग्नेंट इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जापान की इकोनॉमी में। और साथ ही साथ गवर्नमेंट डेट जो है वो 250% ऑफ जीडीपी बढ़ गई। ऑल्दो इट इज़ मोस्टली डोमेस्टिक, वो अपना बॉन्ड मार्केट उनका बहुत स्ट्रांग है और लोग भी पैसे ज़्यादा सेव करते हैं, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि भाई देखो, पैसे डिफ्लेशन है जापान की इकोनॉमी में। तो जापान का कहना ये था, मतलब लोगों का क्या कहना है कि हर दिन जब प्राइसेस गिर रहे हैं, हर महीने हर साल प्राइसेस गिर ही रहे हैं, तो ऐसा करते हैं पैसे बचा लेते हैं। तो लोग क्या करते थे, जापान यानी कि सरकारी बॉन्ड में खरीद लेते थे कि आज खरीद लेते हैं, 10 साल के बाद हमको कुछ इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए डेट क्राइसिस भी आ रहा है, क्योंकि जापान के ज़्यादातर जो लोन्स है वो जापान की पब्लिक ने ही खरीदे हुए हैं। क्यों खरीदे हैं? क्योंकि लोग सेव ज़्यादा कर रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि आगे जाके प्राइसेस और गिरेंगे, क्योंकि जापान की इकोनॉमी ग्रो तो कर नहीं रही है 30 साल में, ठीक है, ग्रो नहीं कर रही है, डिफ्लेशन का टाइम है। ग्रो करती तो इन्फ्लेशन होता, ग्रो नहीं होता है तो डिफ्लेशन होता है, यानी प्राइस फॉल हो रहा है। प्राइस अगर फॉल हो रहा है, आपको लगता है कि 1 महीने में प्राइस गिरेगा, आप कोई कमोडिटी खरीदने वाले, तो आप उसको आज खरीदिएगा कि अपना पैसा जमा करके 1 महीने बाद खरीदिएगा? फिर 1 महीने बाद सोचोगे कि अगले 1 महीने में फिर प्राइस गिरेगा, तो अगले महीने खरीदेंगे। तो दैट क्रिएटेड अ सेविंग्स कल्चर इन द जापानीज इकोनॉमी, क्रिएटिंग लैक ऑफ डिमांड इन द मार्केट। और लैक ऑफ डिमांड होगा तो सप्लाई कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होंगे, और उसकी वजह से फिर से इकोनॉमी सफ़र करेगी। सो दीज आर मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से जापानीज इकोनॉमी एक डाउनवर्ड स्पाइरल में जाती हुई दिखाई देती है आपको, ठीक है। इसके अलावा देयर वॉज अ येन कैरी ट्रेड ट्रैप। इसका क्या मतलब है? तो याद ये रहे कि 1990s के बाद, ठीक है,
जापान का जो सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ जापान, और ओवरऑल जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उन्होंने ये कहा कि देखो इन्फ्लेशन हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, 2% से कम चाहिए। अब एक ग्रोइंग इकोनॉमी को आप 2% के इन्फ्लेशन पे अगर ले आएंगे, इन्फ्लेशन के ऊपर आप वो नहीं देंगे, रेंज नहीं देंगे, जैसे इंडिया में है 2 से 6%, तो फिर प्रॉब्लम ये होती है कि ग्रोथ रुक जाती है, बिकॉज विथ एवरी ग्रोथ देयर विल बी इन्फ्लेशन, प्राइस राइज होगा ही होगा। इनोवेशन आएगा तो कंपनी वाले अगर मान लो इनोवेट कर रहे हैं, नई मशीन्स लगा रहे हैं, तो वो पैसा वो कहीं से तो लेंगे, प्राइस राइज कहीं से तो होगा। बट जापान में ये होता है कि जैसे ही प्राइस राइज होता है, पीपल रेजिस्ट, वो खरीदेंगे नहीं, दूसरी कंपनी चले जाएंगे, सोनी छोड़कर तोशिबा चले जाएंगे, तोशिबा छोड़ के पैनासोनिक चले जाएंगे, बिकॉज दे हैव ऑप्शंस। अब ये परफेक्ट कंपटीशन वाले जो सिस्टम टाइप का हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ, इनोवेशंस रुक गए, प्राइस राइज नहीं हुआ, तो कमाए कैसे पैसा। तो यहाँ शुरू हुई येन कैरी ट्रेड फैसिलिटी, यानी कि जो जीरो इंटरेस्ट रेट पे बैंक ऑफ जापान या जापान के जितने भी बैंक्स हैं वो शुरू किए लोन्स देना, किसको, फॉरेन इन्वेस्टर्स को, कि भाई तुम हमसे पैसा लो और जाके ग्लोबली जो भी मार्केट, इमर्जिंग मार्केट्स हैं, यूएस का मार्केट है, यूरोप का मार्केट है, वहाँ इन्वेस्ट करो। ठीक है, अब मान लो तुमको 1 करोड़ लोन मिल गया और इस पर 0% या कभी कभी तो नेगेटिव में इंटरेस्ट रेट है, तो तुम यहाँ से पैसा 1 करोड़ लिए जापान से और जाके इंडिया में लगा दिए। इंडिया में तुमको उस 1 करोड़ का 6% के ऊपर रिटर्न मिल रहा है, खाली सेविंग्स में भी लग दिए तो भी, ठीक है, 6% पे। तो इस 1 करोड़ को आपने 1 साल में क्या किया, 1 करोड़ 6 लाख बना लिया और वापस गए, 0% इंटरेस्ट पे लोन मिला था तो 1 करोड़ वापस कर दिया जापान को, ठीक, और 6 लाख रुपए तुम कमा लिए 1 साल में बिना कुछ किए हुए, क्योंकि 0% लोन था। एंड दिस इज अ प्रॉब्लम। ये जो है बोरोइंग तो चीप बना दिया कि येन से तुम खरीदो, तो ग्लोबल मार्केट में येन का जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ाया गया। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज जो हम लोग करने वाले हैं, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ येन की तरह इसको यूज किया गया कि येन जो जापानीज करेंसी है वो दुनिया भर में लोगों के बीच में आई, ठीक है, उसकी डिमांड बढ़ी, उसकी सप्लाई बढ़ी, एंड इट हेल्प टू फर्दर, सप्लाई अगर बढ़ती है किसी करेंसी की तो क्या होता है, सप्लाई बढ़ती है तो डिप्रिशिएट करती है करेंसी। अब जापान के लिए डिप्रिसिएशन इसलिए जरूरी है क्योंकि जापान इज एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, तो जितना उसकी करेंसी वीक रहेगी उतना ही बेहतर उसके लिए, उसकी इकोनॉमी के लिए रहेगा, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करके कमा सकता है, क्योंकि डोमेस्टिकली तो कमा नहीं पा रहा, तो एक्सपोर्ट करके कमा सकता है और फिर बाद में पैसा वापस आ जाएगा। और इन्फ्लेशन है नहीं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने घटाने की जरूरत नहीं है, 0% पे घूम रहा है, ठीक। ऑल्सो इन्वेस्टर क्या करते थे, येन कैरी ट्रेड में येन को खरीदते थे सस्ते में, 1 करोड़ रुपए जो हमने आपको बताया, और उसको हायर रिटर्न एसेट में जाके इन्वेस्ट करते थे, जैसे यूएस का स्टॉक हुआ, इंडिया की मार्केट हुई, इमर्जिंग मार्केट बेसिकली। अब बट प्रॉब्लम क्या हुई कि इन मार्च 2024, फ्रॉम मार्च 2024 ये देखा गया कि जापान में इन्फ्लेशन आना शुरू हो गया, जापान में इन्फ्लेशन आना शुरू हो गया। क्यों हुआ, बिकॉज जापान की इकोनॉमी इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है, एक छोटा सा देश है, वो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, और वो बेसिक एसेंशियल्स के लिए भी इंपोर्ट डिपेंडेंट है। और ग्लोबली जो इस समय क्राइसिस चल रहे हैं चारों तरफ, उसका असर या उसकी मार अब जापान पे भी पड़ी। उसकी वजह से क्या हुआ, एक इन्फ्लेशन का नंबर शुरू हुआ, जो इन्फ्लेशन पिछले 30-35 साल में 0 था वो अब बढ़ के 2% या उससे ऊपर जाना शुरू हुआ। तो जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मनी सप्लाई कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। अब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का काम बैंक ऑफ जापान ने भी करना शुरू किया, पहली बार 30-35 साल में। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है क्योंकि भाई बैंक, जैसे हमारा टारगेट 4% ±2% है आरबीआई का, वैसे बैंक ऑफ जापान का टारगेट है कि 2% से कम रखना है इन्फ्लेशन, चाहे जो हो जाए। अब 2% का मार्क अगर ब्रीच करता है तो क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मनी सप्लाई हम कम कर सके मार्केट से। अब इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा रहा है तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, सोच के देखो, वो इंटरेस्ट जो कभी 0% पे मिल जा रहा था फॉरेन इन्वेस्टर को पैसा, आज वो 3% पे मिलेगा, 4% पे मिलेगा, तो ये लुक्रेटिव नहीं रह जाएगा। जापान का जो येन है वो लुक्रेटिव नहीं रह जाएगा इंटरनेशनल इकोनॉमी के लिए या इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए। नाउ द येन विल बिकेम रिस्की, व्हाई, बिकॉज नाउ यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट रेट्स। अरे आज तुम 3% दे रहे हो सकता है इन्फ्लेशन और बढ़ जाए तो बैंक ऑफ जापान और इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। तो आज जो तुम 3% पे उठाए हो सकता है कल तुमको 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन वापस करना पड़े जापान को। तो फायदा क्या है, तो फिर इंडिया के बैंक से ले लेंगे लोन, वहां भी 5% पे मिल जाएगा, इंडिया से लोन लेके इंडिया में इन्वेस्ट कर देंगे, जापान से ले आने की क्या जरूरत है कि नहीं। ओके, एंड दिस हैज प्रोवाइडेड अ प्रॉब्लम फॉर येन एप्रिसिएशन। एंड येन एप्रिसिएशन से क्या होगा, एक तो फायदा होगा कि उनका इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा येन के एप्रिसिएशन से,
एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन हम लोगों ने बात की हुई है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं खोज के यूट्यूब पे, मैंने ही की हुई है, ठीक है, बट अभी उसका समय नहीं है, ठीक। येन अप्रिशिएट करेगा तो इंपोर्ट सस्ता होगा, बट एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। एक्सपोर्टिंग अगर महंगी हो गई, और जापान बीइंग एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, अगेन उसकी इकोनॉमी के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इट विल क्रिएट वोलेटिलिटी इन द मार्केट, ठीक है, वोलेटिलिटी इन द मार्केट। और क्योंकि जापानीज इकोनॉमी और कॉर्पोरेट कल्चर बहुत ही रेजिस्टेंट है चेंज के लिए, तो अब ये देखना मुश्किल है कि कैसे जापान की इकोनॉमी इसको सर्वाइव करती है विथ द वर्किंग पॉपुलेशन डिक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट, कि कैसे अपना ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ाती है, सप्लाईज बढ़ा पाती है या नहीं बढ़ा पाती है, ठीक है। इट्स अ टफ स्पॉट फॉर जापानीज और द जापान सेंट्रल बैंक। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो जापान में, ठीक है, इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जापान में, अब हम देखते हैं कि इंडिया क्या कर सकता है, व्हाट कैन इंडिया डू, व्हाट आर आवर स्ट्रेंथ, आवर मूवमेंट। तो हमारा जो करंट ग्रोथ रेट है, ठीक है, ग्रोथ रेट वो अप्रॉक्सीमेटली 7% इसलिए है कि कोई 6.3% बोलता है, कोई 6.5 बोलता है, एडीबी 6.7 बोलता है। तो अप्रॉक्सीमेटली आने वाले 4-5 सालों में 7 से 8% तक इंडिया ग्रो करने वाला है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। साथ ही साथ हमारे पास यंगेस्ट पॉपुलेशन है ग्लोबली, हमारी मीडियन एज ही है 29 साल, जापान की 49 थी, यानी उनकी एजिंग थी। हमारी कमाने वाली पॉपुलेशन है अभी, ठीक है, जो काम कर सकती है, मैसिव वर्कफोर्स। हमें करना क्या है, हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग बेहतर करना है बस, ठीक है, और स्किल डेवलपमेंट करना है अपने लोगों का, ठीक है। ग्रोथ ड्राइवर्स क्या होंगे हमारे, देखो सर्विस तो पावर हाउस अपने पास है ही, आईटी, ठीक है, बीपीआर, बिजनेस प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, फिनटेक, ये सब तो है ही, ये तो डेवलपमेंट हो ही रहा है। उसके साथ हमारे पास रोबस्ट डोमेस्टिक कंजम्पशन है, हमारे जीडीपी का 62% पार्ट डोमेस्टिक कंजम्पशन से आता है, क्योंकि जितना कंजम्पशन का जो वेटेज है हमारे जीडीपी कैलकुलेशन में 62%, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन भी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, 1.5 बिलियन लोगों की मार्केट है। इवन रूरल डिमांड भी बढ़ा है विद स्कीम्स लाइक पीएम किसान एंड मेनी अदर स्कीम्स दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू द पीपल इन द रूरल एरिया, जैसे एमजी नरेगा है, जैसे पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो उसकी वजह से क्या है, लोगों के हाथ में पैसे बढ़े हैं, उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है, तो लोग खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। तो जो खर्च अगर करते हैं तो डिमांड भी बढ़ती है, ठीक है। और गवर्नमेंट का पुश है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जैसे आपकी गति शक्ति स्कीम हुई, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन हुआ, नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन हुआ, और साथ ही साथ आप देखते हैं कि मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम्स इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक्स में फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्टिंग मार्केट बना रही। तो इस तरह से हम अपने स्ट्रेंथ पे खेल सकते हैं, क्योंकि अब ये अगला 2 डिकेड हमारा है। अगर कायदे से ये युवा सर झुका के काम कर लिया इस देश के लिए, तो 2047 तक डेवलप्ड होने से तो कम से कम इंडिया को कोई नहीं रोक सकता। थोड़ी पर कैपिटा इनकम ऊपर नीचे होगी, बट चीज़ें तो बहुत सुधर जाएंगी, बट काम करने की जरूरत हमें और आपको ही है, ठीक है। सो इंडियाज हर्डल्स, व्हाट आर द हर्डल्स इन इंडिया? सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में क्या है? द जॉबलेस ग्रोथ प्रॉब्लम, ठीक है, कि हम ग्रो तो कर रहे हैं, बट आज भी इंडिया में 85% पीपल आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी उनके पास कोई फॉर्मल जॉब लेटर कुछ है नहीं, उनको कभी भी निकाला जा सकता है, वो एक तरह से दिहाड़ी का काम कर रहे हैं। नहीं भी कर रहे हैं तो फ्रीलांसर्स हैं, तो उनके पास कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है जिसमें उनको सिक्योरिटी मिले जॉब की, दे कैन बी थ्रोन आउट। सो हमेशा इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? क्वालिटी ऑफ जॉब्स कम है, बहुत ही कम है, एंड दैट्स वाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो वेरी लो, एंड क्वांटिटी के ऊपर हम लोग सिर्फ काम कर रहे हैं। ऑल्सो मिलियंस एंटर द वर्कफोर्स एवरी ईयर, यानी कि अब सोच के देखो कि 15 लाख तो सिर्फ इंजीनियर्स बन के निकलते हैं हर साल, 15 लाख पीपल डू इंजीनियरिंग। तो कम से कम हमको 1.25 करोड़ जॉब्स चाहिए। 12 मिलियन जॉब्स का मतलब है 1.2 करोड़ जॉब हमें चाहिए, यानी कि 1.25 करोड़, 1 करोड़, 1.25 करोड़ जॉब हर साल चाहिए अपने ग्रेजुएट्स के लिए, बट हम लोग क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। इवन विद द 85% ऑर्गेनाइज सेक्टर, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादातर जॉब अब मिल कहाँ रही? गिग इकोनॉमी में लोग या तो ड्राइवर बन रहे हैं, या राइडर बन रहे हैं, या डिलीवरी एजेंट्स बन पा रहे हैं। एंड दैट इज़ अ बिग रीज़न टू वरी फॉर इंडिया कि क्वालिटी ऑफ जॉब्स हैव डिटेरियोरेटेड। इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये नहीं हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग का बेस तो खैर है ही नहीं, ठीक। स्किलिंग इंडिया, बिकॉज देयर इज अ इंडस्ट्री लेवल स्किल गैप इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। लोग इंजीनियरिंग करके निकल तो रहे हैं, बट वो इंडस्ट्री रेडी नहीं है। एट मोस्ट वो मास कंपनीज आपको उठा के ले जाती हैं, आप सोचते हैं कि हो गया मेरा प्लेसमेंट, बट यू आर स्टिल नॉट रेडी।
आप बेंच कर दिए जाएंगे, कभी कुछ हो जाएगा, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो हमारा डिविडेंड एक डिजास्टर बन सकता है अगर हम स्किल और साथ ही साथ एआई आ रहा है तो रीस्किल ना करें लोगों को। अगर रीस्किल नहीं करेंगे तो फिर एआई उनकी जॉब्स खा जाएगा। खासकर सॉफ्ट स्किल्स तो आपको रीस्किल हर साल, हर समय, हर 6 महीने पे करनी ही पड़ेगी, नहीं तो एआई विल कम एंड टेक अवे योर जॉब्स। दैट इज अ प्रॉब्लम। उसके साथ साथ हमें दिखाई देता है स्किल इंडिया मिशंस, जैसे हमारा कौशल, पीएम कौशल विकास योजना है। अब वो भाई पीएम कौशल विकास योजना में भी इंडिया आज भी सर्टिफाइड स्किल्ड लोगों में 2 से 3% ही लोग हैं जो सर्टिफाइड स्किल्ड है। क्यों है ऐसा? क्योंकि स्किलिंग होने के बाद भी जो प्लेसमेंट रेट है यहाँ से वो सिर्फ 18%। मान लो कि तुम प्लेस नहीं भी हुए, तुम एक प्लम्बर हो, तुम एक कारपेंटर हो, तुम एक इलेक्ट्रिशियन हो, अगर तुम्हारे पास एक स्किल सर्टिफिकेट है, उससे तुम्हारे जॉब के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हें कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं मिलने वाली। तुम फोन करके किसी को बुला रहे हो तो तुम उसको 100 रुपये ही दोगे या 150 रुपये या 200 रुपये ही दोगे, उसका स्किल सर्टिफिकेट देख के उसको 300 और 500 नहीं दोगे। तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, एंड ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी है और साथ ही साथ इसको दूर भी करना है। ठीक है, फेस भी करना है और इसको दूर भी करना है। इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया और मेक इट रियल। ठीक है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का जो अपना कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल जीडीपी में, इंडस्ट्रीज का तो है लगभग 20%, 24%, बट उसमें मैन्युफैक्चरिंग इज ओनली 19%, सॉरी 17%। ये एग्रीकल्चर से भी कम है, एंड दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम। ठीक है, हमारा टारगेट था कि 2025 तक हम इसको 25% कर सकें विथ मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया एंड पीएलआई स्कीम वर्किंग कंबाइंड, बट ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है, अब पीएलआई स्कीम थोड़ा प्रॉमिस शो करती है, बट एक ही 14 सेक्टर्स में पीएलआई स्कीम है, सिर्फ 1 या 2 सेक्टर में वो बेहतर कर पा रही है, जिसमें से मेजर है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब हमें वो देखना है कि ये जो अपना पीएलआई स्कीम है उसके सारे सिलेंडर्स फायर करें, यानी 14 आउट ऑफ द 14 स्कीम्स वर्क वेल, नॉट जस्ट द इलेक्ट्रॉनिक्स वन। चैलेंजेस क्या है? क्योंकि हमारा लैंड रिफॉर्म नहीं आया, बिल फाड़ दिया गया, लेबर रिफॉर्म नहीं आया। देखो, लेबर कोड नए वाले आए हैं, बट लेबर रिफॉर्म्स करना स्टेट्स का काम है। जब तक स्टेट्स उन लेबर कोड्स को नोटिफाई नहीं करेंगे, इंडिया के कॉर्पोरेट्स को उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो ऑल्दो द न्यू लेबर कोड्स हैव बीन पास्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2019 एंड 2020, स्टेट्स हैव नॉट नोटिफाइड इट, तो उसका फायदा नहीं मिलने वाला। तो हमारा रिजिड लैंड लॉ, रिजिड लेबर लॉज, दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। और इसकी वजह, और लॉजिस्टिक कॉस्ट, जो इंडिया में दुनिया भर में किसी मेजर इकोनॉमी की सबसे ज़्यादा लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर कॉस्ट कहीं है तो वो इंडिया में 14-15%। लॉजिस्टिक मतलब ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ये वाली कॉस्ट। चाइना की 5 से 6%, इंडिया की 14%, एंड दैट इज अ बिग रीजन टू वरी। हर चीज़ हमारी महंगी हो जाती है इसकी वजह से, सब कुछ महंगा, पेट्रोल महंगा हो जाता है, टोल ज़्यादा है वो महंगा हो जाता है। ठीक है, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल लेके हमारे पास इतनी बड़ी आबादी के लिए के हिसाब से हमारे पास ट्रांसपोर्ट, रोड्स, रेलवेज नहीं है, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। इसीलिए हम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जैसी बात करते हैं, इंफ्रा पाइपलाइन की बात करते हैं, गति शक्ति स्कीम की बात करते हैं 1 लाख करोड़ की, और सरकार खुद हर बजट में जो है इन्वेस्टमेंट करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाती है, ताकि हम अपने को रेडी कर सकें उस लेवल तक पहुंचने के लिए। इसके साथ साथ कुछ परसिस्टेंट इश्यूज भी हैं, क्योंकि 1990 रिफॉर्म्स हुए जब, तो उसमें एक एग्रीकल्चर रिफॉर्म भी होना था, यानी एग्रीकल्चर को थोड़ा कमर्शियलाइज करना और फार्मर इनकम बढ़ाना, वो नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से जो रूरल और खासकर और अर्बन दोनों जगह वेज का एक स्टैग्नेशन सा आ गया है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो अर्बन वेज स्टैग्नेशन, और रूरल में बिकॉज एग्रीकल्चर में रिफॉर्म नहीं हुए तो एग्रीकल्चर के वजह से रूरल वेज स्टैग्नेशन आया है, यानी इनकम लोगों की नहीं बढ़ रही है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है? इनइक्वालिटीज बढ़ रही हैं, यानी प्रॉफिट्स तो बढ़े हैं, कैपिटलिस्ट के प्रॉफिट्स तो बढ़े हैं, बट लोगों की वेजेस नहीं बढ़ी हैं, एंड दैट इज अगेन अ बिग रीजन टू वरी। तो ये सब चीज़ें हैं इंडिया की प्रॉब्लम्स। तो हमारी प्रॉब्लम ग्रोथ नहीं है, हमारी प्रॉब्लम जीडीपी ग्रोथ नहीं है, हमारी प्रॉब्लम लोग नहीं है, हमारे पास वो सब है। हमारी मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जापान से बेहतर हैं, बट हम लोग मात कहाँ खा रहे हैं? इनइक्वालिटीज़ में, जॉबलेस ग्रोथ में, कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारा डेमोग्राफिक कर्ज तो नहीं बनता जा रहा, हम वहाँ मात खा रहे हैं। और यहाँ पे ही हमें काम करने की ज़रूरत है और जापान से सीख लेने की ज़रूरत है कि कहीं हमारा यूथ भी आगे आने वाले समय में वो भी पॉपुलेशन डिक्लाइन की तरफ ना चला जाए, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस।
कि हम टैक्स तो दे रहे हैं बट उसका फ़ायदा नहीं है, लोग छोड़ के ना चले जाएं इस देश को। ऐसा ना हो कि आज का जो युवा है उसके लिए अफोर्डिंग अ मेडिकल फैसिलिटी और एजुकेशन इतना महंगा हो जाए कि वो आगे एक जनरेशन अपनी बढ़ाना ही ना चाहे। तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हमारी जो पॉपुलेशन है वो स्टैग्नेंट हो जाएगी। और जब हमें अपना फ़ायदा उठाना है अपने डेमोग्राफी का, वो लोग क्या करें, अपनी डेमोग्राफी क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी आगे बढ़ाने को लेके अपने जनरेशन्स को, एंड दैट विल बी अ प्रॉब्लम। फिर हम भी वही एजिंग पॉपुलेशन के ट्रैप में फंस जाएंगे। तो उसमें ना फंसना हो तो हमें क्वालिटी ऑफ जॉब्स, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ हेल्थ, मेडिकल, पब्लिक सर्विसेज वो बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि हम भी उस ट्रैप में ना फंस जाएं, उस लिक्विडिटी ट्रैप में जो जापान फंस गया 1990 के बाद। हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए कि हमारे पास अब ग्रोथ करने का कुछ साधन बचा ही नहीं है, कोई कुछ बचा ही नहीं। सो दिस इज द बिग रीजन टू वरी एंड वी विल हैव टू थिंक ऑन दिस। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। जापान की प्रॉब्लम्स, इंडिया की प्रॉब्लम्स, इंडिया का गुडविल, कहाँ हम लोग स्टैंड करते हैं, कहाँ हमें बढ़ना है। आई होप यू हैव लाइक दिस। अगर कोई क्वेरी है तो डू लाइक, डू शेयर एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, और डू फॉलो मी ऑन द टेलीग्राम एटलीस्ट, वहाँ आपको जूम सेशन का लिंक मिलेगा जो हम लोग 5 तारीख को करने वाले हैं। ठीक है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है अपने कॉन्टैक्ट डिटेल तुरंत शेयर करो। आई विल रीच आउट टू यू। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।